नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बिना दहेज के आई बहू। बहू बिन दहेज के आती है तो उसे घर के रिश्तों में प्यार, अपनत्व की जगह अक्सर कड़वाहट ही मिलती है। प्रिया की भी यही कहानी थी। प्रिया ने रमेश के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। रमेश ने प्रिया के झुके हुए मुख पर दृष्टि डाली। लगता था वह अभी अभी रोकर उठी है। रमेश रोजाना ही प्रिया को उदास देखता है। वैसे प्रिया रोती बहुत कम है। वह समझता है कि प्रिया के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसीलिए उसने पूछकर प्रिया को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं, प्रिया के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती हैं कि इन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती, ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। रमेश चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो प्रिया धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। प्रिया ने चाय नहीं पी। गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। प्रिया के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल और दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने आप से दे देते थे। परिणाम यह हुआ कि वे जितना काम मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। उनकी लंबी बीमारी चली, जो थोड़ा बहुत धन था वह भी खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते प्रिया ने घर का भार संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन पूनम मेडिकल कॉलेज में चौथे साल में थी और भाई अनुभव बीए द्वितीय वर्ष में। रमेश ने जब प्रिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जब तक पूनम पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक वह विवाह की बात नहीं सोच सकती। इस पर रमेश ने आश्वासन दिया था कि विवाह में वह कुछ खर्च न होने देगा। यह तर्क प्रिया को ठीक लगा था। कभी भी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा, यदि उसे रमेश जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी। फिर भी प्रिया की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण रमेश से उसके माता पिता को बहुत सी आशाएं होंगी और इसीलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर रमेश ने इस बात से भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वह दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। रमेश के पिता प्रमोद राय जी एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके थे। रमेश उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। रमेश सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से इतने अधिक संतुष्ट हैं कि प्रिया के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ गया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज लिए इसीलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी आशा पूरी नहीं हुई तो वह परेशान हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। रमेश कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ समीक्षा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। प्रमोद राय पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे।
रमेश बोला, माँ प्रिया कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं, चाय पी लीजिए, थकान कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? प्रिया पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊंगी, मैं तेरी माँ हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ? क्या करूँ, उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं प्रिया को रोटी बनाने देती? वह तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है रमेश? 7 बजे का पका खाना 1 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ले माँ बोली, माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। बहू घर में आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्याम सुंदर लाल जी 25 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती, वह क्या आपके लिए रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्म दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरे आधे से ज़्यादा वेतन खत्म हो जाता। ऊपर से उसके उल्हाने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी नहीं हुआ तो क्या होता? यदि प्रिया कुछ नहीं लाई तो वह अपने ऊपर भी कुछ खर्च नहीं कराती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ, यह समस्या कैसे हल हो? माँ के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए ही रमेश जानता था, सो वह चुप रही। रमेश ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ, पूनम ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है। अभिनव भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ प्रिया का उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे, एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसीलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। रमेश हंसकर बोला, इतनी दूर की चिंता आप क्यों करती हो माँ? पूनम डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी प्रिया 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आ गई। रमेश हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कह रही थी, प्रिया तो तुम्हारे लिए भी जूस लेकर आई है, अब पी लो। प्रिया ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगे तो उसका दिल दुख जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता है, रमेश का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग विवाह के पश्चात प्रिया ने एक बार भी सुन सुना कर नहीं कहा है कि रमेश ने उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि रमेश के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना ही कर्तव्य नहीं कि वह अपने भाई बहन को योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी उन्हें ही पहनती है, पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती। प्रिया ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख रमेश उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वे अपने माता पिता को समझाने का प्रयास कर रहा था, किंतु वह तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वह घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वह अपने भाई बहन के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। प्रिया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि प्रमोद राय जी जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तब एक स्कूटर वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। प्रिया तुरंत घटनास्थल पर पहुंची।
ससुर बेहोश पड़े थे। प्रिया ने कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से पूनम को फ़ोन किया। पूनम ने कहा कि वे चिंता ना करे, मैं जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही हूँ। प्रिया ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी पूनम आ गई। जितना तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। पूनम अपने स्वभाव व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में स्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण समीक्षा को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके रिटायर पति को इतना विशेष प्रकार का इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में प्रिया आकर सास को धीरज बंधाने का प्रयत्न करती। रमेश ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। प्रिया ने उसे भी इस घटना की सूचना दी। समाचार पढ़ते ही अभिनव तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी, पर 6 घंटे बाद प्रमोद राय कमरे में लाए गए। पूनम ने बार बार प्रिया की सास को तसल्ली दी कि प्रमोद राय जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। समीक्षा ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तो अभिनव बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? प्रिया हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसीलिए यह बढ़ चढ़कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन समीक्षा की आंखें छलछला आई। वह सोच रही थी यदि प्रिया ने बहन की पढ़ाई में सहायता न की होती तो क्या आज पूनम डॉक्टर होती? क्या उसके पति को यह सुविधाएं मिल पाती? प्रमोद राय जी जब घर आए तब तक समीक्षा की मनस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन कराकर प्रिया के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें अभिनव के आने की आवाज सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। अभिनव ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर समीक्षा चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा। मैं इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डब्बा खोलिए, अभिनव ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो समीक्षा हैरान रह गई और दबदबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी? अपनी जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। अभी अभिनव ने समीक्षा का हाथ अपने सिर पर रख लिया। समीक्षा हंसे बिना ना रह सके, तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को भी प्रसन्न रखो तो मैं यह कामना करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।